हाय व्यूअर्स, आज हमारे बीच माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन टीपीसीसी के माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह है। उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। हाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार्वलस तांडूर के नाज़रीन और सभी व्यूवर्स, मैं पहले तो मार्वलस तांडूर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग जो है मेरे घर पर मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए। मेरी जिम्मेदारी कांग्रेस में अक़लियतों के नायब सदर की है और इंशाल्लाह आप लोगों का अगर साथ रहा तो आगे और बढ़ने की कोशिश रहेगी और साथ में कौम को बढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे आप माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन है बोल के। अभी ये तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा है, इसके सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए अगर से कांग्रेस हुकूमत आएगी तो आप लोगों का क्या मोटिव रहेगा? देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस तो इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रही है और एक सच्चाई है। अभी कुछ देर पहले दिख रहा था मैं कि कई सर्वे आ रहे हैं जो कि फेक है। इंशाल्लाह कांग्रेस ही तेलंगाना में इख्तियार पर आएगी और ये बात यकीन करनी ही है और करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ चुका है और लोगों के दरमियान कांग्रेस बहुत ही मकबूल है। और कांग्रेस के जो वादे हैं, देखिए कांग्रेस कोई दूसरी पार्टियों इलाकाई पार्टियों की जैसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है और जब भी हमने वादे किए हैं, जैसा 4% का था माइनॉरिटीज़ के लिए, वो वादा पूरा किए थे। उसके अलावा भी कई जो वादे किए थे, आज तक तो हमारी हिस्ट्री है कांग्रेस की कि जो भी वादे हुए हैं वो वादे पूरे हुए हैं। हम कोई झूठा वादा करते नहीं हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग जो है हमको उनकी तरह मानते हैं। हम कोई सेठ या दुरा नहीं है जिसके पास आकर आप सवाल नहीं कर सकते। हमारे पास तो सवाल होता है, हमको इसका जवाब भी देना पड़ता है। अच्छा, अभी आप बोले 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन बोल के। ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो है जो 12% रिजर्वेशन लाने के तायद में थी, अभी तक उसके नहीं आने की वजह, और अगर से कांग्रेस हुकूमत अगर से फिर से इसमें पावर में आ गई तो 12% माइनॉरिटी रिजर्वेशन कंपलसरी होगा या नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और आप लोगों ने देखा भी है। देखिए, अगर 12% रिजर्वेशन लाना है तो कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, अक़लियतों को साथ देगी और अगर ये ला सकते हैं तो ज़रूर लाएंगे। जिस तरह 4% लाए थे, 4% के बाद वादा कर रहे थे तो 4% लाए थे। अगर ये भी वादा अगर पूरा हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी इसमें ज़रूर अमल करेगी। इसमें और अभी तेलंगाना के इलेक्शंस में माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस हुकूमत क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रही है? देखिए, तेलंगाना में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस अक़लियतों को अपनी दूसरी आंख की तरह मानती है। अक़लियत और अक्सरियत कांग्रेस के पास बराबर के हैं, बल्कि कांग्रेस तो चाहती है कि अक़लियत बढ़े, अक़लियतों का तालीमी मियार बढ़े, उनकी लाइफ स्टाइल आगे बढ़े, उनके पास डेवलपमेंट हो, उनके पास रहने के लिए एक घर हो। तो इसीलिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसके अंदर कांग्रेस ने वादा किया है कि जिसके पास घर नहीं होगा उन्हें 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे। और स्टूडेंट्स के लिए इतने अच्छे स्कीम जो बनाई है कांग्रेस, क्योंकि स्कॉलरशिप की से ही जो है एक आम जो बच्चा जो गरीब तुलबा होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत ही बड़ा बैक सपोर्ट होती है, जो कि इस हुकूमत ने कहीं ना कहीं तुलबा को देने में खासिर रही। अब जब तक कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में थी 2014 से पहले तक, आप देखेंगे अक़लियतों का, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी अक़लियतें हैं, जो कमज़ोर तबक़ात हैं, उनके बच्चों का तालीमी मेयार बढ़ा, तालीम का रेशियो बढ़ा। मगर 2014 के बाद ये हुकूमत स्कॉलरशिप में देने में नाकाम हुई। इस वजह से जो है कई तुलबा ड्रॉप आउट हुए हैं। ये एक कौम की सबसे बड़ी कमज़ोर पहलू है हमारे कौम का कि हमारे पास तालीमी इदारे की कमी आज हुई है। कांग्रेस हुकूमत 55 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस हुकूमत में थे, मगर आज वो सिमट कर 7 हो गए। ये एक लम्हा फिक्र है
सारे मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए, कि 55 से 7 जो रेशियो है वो बहुत बुरा है। और इतनी तालीम में इतना पीछे होना ये कौम को मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये 55 से 7 होने की वजह और इसके पीछे कुछ? देखिए, हुकूमत का सपोर्ट बिलखुसूस मुस्लिम इदारों से कम रहा और जो इदारे चल रहे थे उनको सफिशिएंट फंड फराहम नहीं किए गए। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सबके सामने दिखती हुई सच्चाई है कि कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो अब ये टीआरएस वाले बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस खोले, वो उसकी क्या कितनी सच्चाई है? फिर अगर से आप बोल रहे हैं अभी 50 से घटकर 7 हो गए बोल के बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, रेसिडेंशियल स्कूल का जो मामला है, रेसिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना के जो है अच्छे हैं, मगर उसमें सारा पूरी आवाम जो है कवर नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। एक आवाज़ मैंने 2021 में उठाई थी जो जिसमें आज भी हम फुलफिलमेंट करने में पीछे हैं कि सरकारी स्कूल जो मौजूद हैं, जिसमें एक स्कूल में 400-400, 500-500 बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पर टीचर्स का फुकदान, टीचरों की कमी तालीमी मियार को गिरा रही है। बिलखुसूस उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम स्कूलों को हाशिए पर रखा गया। वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, देखिए आप रेजिडेंशियल स्कूल में आप बता रहे हैं कि 1,16,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, मगर जो बच्चे गाँव के होते हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ पर डे स्कॉलर स्कूल में आते हैं जो हुकूमत के हैं, उसको तो पूरा इग्नोर कर दिया गया। बच्चे डिस्ट्रिक्ट में 1000 ही नहीं है ना, बच्चे तो पूरे आप मंडल में देखेंगे तो तांडुर में ही जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कलेक्टिव देखा गया तो हुकूमत जो सरकारी स्कूलों में कम से कम 5 से 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तांडुर में। तो आप जो है एक छोटे सैंपल लेकर आप कोई बड़े सैंपल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। 10,000 बच्चे अलग हैं, 700 बच्चे अलग हैं। आपने जो समाज में जो बाइफर्केशन किया है, जो समाज को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं आप, एक भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका दूसरा भाई भी वही स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़े, मगर आप वहां पर स्टैंडर्ड डेवलप नहीं करते हैं। आप डीएससी का वादा करते हैं। बिलखुसूस नौजवानों की कमर टूट चुकी है, आज पढ़े लिखे नौजवानों की बिलखुसूस कमर टूट चुकी है। वो पढ़ने के बाद, आगे बढ़ने के बाद इसी आस पर वो आगे बढ़े थे कि हुकूमत हमको नौकरियां देगी, मगर हुकूमत ने इतनी लापरवाही इसमें जताई है कि कई बच्चे अपनी जान खो बैठे हैं। ये बात हम और आपको समझने की जरूरत है कि ये हुकूमत तालीमी मयार में जो शोकेस कर रही है, बस शोकेस है, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो इतनी भयानक है कि आप उसको समझ भी नहीं सकते। अच्छा, अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डीएससी जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ बोल के बोल रहे हैं, ये तो सच्चाई है, लेकिन अगर से इन केस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट अगर से हुकूमत में आएगी तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एम्प्लॉयमेंट को फरोग देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी किसी के एक के घर की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे स्कीम बनाए हैं जो पब्लिक में फायदेमंद साबित हुए। इंशाअल्लाह जिस तरह रेवंत रेड्डी जी ने वादा किया है कि सेटविन को फिर से दोबारा चालू किया जाएगा, जहां पर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, और दूसरा एक स्पेशल डीएससी उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो उनके लिए बिल्कुल डाला जाएगा, ताकि वो बच्चे जो कई सालों से इंतजार में हैं उनको नौकरियां मिल सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके और वो अपने घर वालों के काम आ सके। ठीक है, अभी आप रेवंत रेड्डी साहब का जो बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब का जो नाम लिए, तो मेरा एक कहना का ये मतलब है कि अभी तक रेवंत रेड्डी साहब जो है वो आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस के कारकुन है बोल के बहुत सारे न्यूज़ों में चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मुखालिफ लोग हैं वो हर तरह से हथकंडा, क्योंकि उनकी हार नजर आ चुकी है, बल्कि वो हारने वाले हैं। ये अगर ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेवंत रेड्डी साहब ने ऑलरेडी कहा है कि उनकी मंदिर है, वहां पर मंदिर में आकर वो खत्म खाएंगे, मगर साथ में ये भी कहा है कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो भी जाकर खत्म खाएंगे उनकी इबादतगाह में। और ये जो बात है, जो आरएसएस की जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बीजेपी और एमआई और टीआरएस, क्योंकि ये तीनों साथ गांठ में बने हुए हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ये बात इस वक्त
मुसलमानों को सोचने की है कि सीए का मसला रहा, हमारी शरीयत में मदाखिलत का मसला रहा ट्रिपल तलाक से, आर्टिकल 370 का मसला रहा, इसमें इन्होंने चोर दरवाजे से बीजेपी का साथ दिया है। और साथ ही नहीं बल्कि इनकी कई जगह इन्होंने हिमायत भी की है। तो ये लोग महज बौखलाहट का शिकार हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और रेवंत रेड्डी एक सेक्युलर लीडर हैं जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी वही उसी तरह सोचते हैं, सिखों के लिए भी उसी तरह सोचते हैं और ईसाइयों के लिए उसी तरह सोचते हैं। अगर वो सेक्युलर लीडर नहीं होते तो आप बताइए कि कामारेड्डी में शब्बीर अली साहब की सीट पे दावेदारी अगेंस्ट में सीएम केसीआर ने पेश की, मगर रेवंत रेड्डी एक वाहिद मर्द मुजाहिद में कहूँगा है कि उन्होंने खुद वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और शब्बीर अली साहब को निजामाबाद की सीट लड़ने के लिए कहा। तो ऐसा आदमी जो एक मुसलमान के मुखालिफत में ठहरने वाले आदमी के मुखालिफ ठहरे, क्या वो आरएसएस का हो सकता है? ठीक है। अगर से अभी कांग्रेस हुकूमत अगर से तेलंगाना में फिर से पावर में आएंगी तो अभी इन लोगों के नेक्स्ट क्या मोटिव है और क्या इम्प्लीमेंट्स है इन तेलंगाना को डेवलप करने के? और अभी तक टीआरएस वाले बोल रहे हैं कि तेलंगाना में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे। अगर से टीआरएस वाले करे तो कांग्रेस वाले आके अब नेक्स्ट 5 साल में अगर से पावर में आएगी तो इंशाल्लाह उन लोगों क्या डेवलपमेंट करना चाहे तेलंगाना? देखिए, ये जो कंटिन्यू टीआरएस वाले बोल रहे हैं कि उन लोग आने के बाद डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह एक और पार्टी है नेशनल की, बीजेपी, वो भी कह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ यही 10 साल में हुआ। जबकि कांग्रेस आजादी के जब से मौजूद है और डेवलपमेंट की बुनियाद जो है कांग्रेस ने रखी। ये आईटी सेक्टर ले लीजिए, वो शुरू हुआ कांग्रेस के दौर में। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कांग्रेस के दौर में शुरू हुए, इनको इन्होंने इख्तिताम किया है, इन्होंने बस उसकी ओपनिंग की है, रिबन काटे हैं। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बताइए डेवलपमेंट किसके जमीनों पर आपने किया है? जानकर शर्मिंदगी होगी, बल्कि मुसलमानों के बिलखुसूस इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। 2014 में जब असेंबली में पेश की गई थी औकाफ की जायदाद, तो वो 77,000 एकड़ जमीन थी और आज जो मौजूद है जायदाद वो 23,000 एकड़ जमीन थी। जो बीच का 55,000 एकड़ जमीन थी वो मुसलमानों के वक्फ की थी। मुसलमान की जो जमीन जो वक्फ की जाती है वो जमीन किसकी है? वो जमीन गरीब, कमजोर और नादर मुसलमानों की है जो अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने रोजगार पैदा करना चाहते हैं। उनकी जमीन आप छीन कर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि इन्होंने नाइंसाफी की है मुसलमानों के साथ। ये बात इतनी सच्ची है कि आप अगर इनके रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। और इतनी बड़ी औकाफ में लूट आज तक नहीं हुई थी जितनी बड़ी 2014 से लेकर 2023 तक हुई है। तो अब ये जो आप बोल रहे हैं 2014 से लेकर 2023 तक जो लूट हुई है, इसके बारे में अभी तक कांग्रेस हुकूमत कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले रही इन लोगों के ऊपर? देखिए, मुसलसिल हमने सवालात हुकूमत से किए, मुसलसिल एजुटेशन हुए, मगर आपको ये बात का तयखुन देता हूं कि अगर कांग्रेस इंशाअल्लाह हुकूमत जब बनाएंगी तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह हलक में से हाथ डालकर कांग्रेस वाले निकालेंगे। ठीक। और ये इंशाल्लाह अगर से कांग्रेस हुकूमत आएगी तो गैस सिलेंडर जो है तो 500 रुपये करने वाले हैं। अब ये टीआरएस वाले बोल रहे 400 रुपये में देते, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, अगर देना होता है इनको तो पहले पिछले 9 साल में दे दिए होते, 9.5 साल में। भाई अगर आज आपको 400 रुपये करना था तो पहले कर दिए होते, लोगों के पैसे बच जाते थे। फिर आप अपने आप को बता, आप ये जो सवाल में इनके सवाल के अंदर इनकी जो मैनिफेस्टो में ही उनका जवाब है कि इन्होंने किस तरह तेलंगाना की आवाम को लूटा है। इन्होंने उन घरों में, जिन घरों में चूल्हा जलना मुश्किल था, उसको और 2 गुना बना दिया। इतना महंगा जब आप 400 रुपये में दे सकते थे तो इतने सालों तक खामोश बैठना एकदम मायूस कुन है। और बिलखुसूस गरीब लोगों के लिए इन्होंने गरीब लोगों के ऊपर जुल्म से ज्यादा ये काम किया है। क्योंकि आज देखिए इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, खाने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं,
जीएसटी आने के बाद ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जा चुके हैं कि एक इंसान का जीना दोभर हो चुका है। एक आदमी आज 400 से 450 रुपए कमाता है तो उसकी जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी नहीं हो सक रही। अगर उसको 2-3 बच्चे 4 बच्चे है तो वो आदमी तो खत्म हो गया, उसका मुस्तकबिल है ही नहीं, समझिए उसके बराबर हो चुका है। फिर ऊपर से ये लोग वादा करते हैं कि डबल बेडरूम देंगे। ये सिर्फ इन्होंने ख्वाब दिखाकर, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाकर लोगों के ख्वाबों को तोड़ा है। और ये इसका जवाब पब्लिक जो आवाम है इनको 30 तारीख को देगी। अच्छा, डबल बेडरूम का जो बोल रहे हैं अभी, डबल बेडरूम के ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है बोल के टीआरएस गवर्नमेंट बोल रही है, इसके बारे में कुछ? अगर कंप्लीट इनके पास इतने मकदार में कंप्लीट हो चुके हैं तो बांटे क्यों नहीं आप? और बांट रहे थे आप किसको दे रहे हैं? सवाल ये है, आपके पास कमजोर तबका इतना बड़ा है तेलंगाना में जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो किराए के मकानों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए जिनके घरों के मकान के दीवारें गिर रही हैं। लोग कई इंसिडेंट ऐसे हुए बारिश के अंदर कि लोगों के ऊपर मकान गिर गया और मर गए, बना नहीं सकते थे। ना आपने उनको बनाने में सपोर्ट किया, ना आपने डबल बेडरूम का वादा है वो पूरा किया। ये वादे जो है वो झूठे हैं। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम बस अब ये कह रही है कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। ठीक है। और ये अगर से तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आएगी तो इसका जो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर जैसा पूरे तेलंगाना में तो होना चाहिए, और खास तौर पे तांडुर में अगर से कुछ इम्प्लीमेंट्स अगर से करना चाहेंगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी तांडुर में? देखिए, तांडुर का जो मसला है बिलखुसूस मैं जो पर्सनली समझता हूँ वो तांडुर के इंडस्ट्री का मसला है। जो पत्थर की इंडस्ट्री तांडुर की मुतासिर हो चुकी है, इसके लिए हुकूमत को इसके जरूरी जो मेजर्स हैं इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के वो ले लेना चाहिए था। कई लोग जो है अपनी फैक्ट्रियां बंद कर चुके हैं। इनके लिए इनको सफिशिएंट फंड्स अगर फराहम करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट इसको मोनोपोली बनाएंगी तो, और इनको आपके फंड्स के जरिए या सब्सिडीज के जरिए इनको सपोर्ट करेंगे तो तांडुर की इंडस्ट्री फिर बहाल हो सकती है। कई लोगों ने अपनी इंडस्ट्री इसलिए बंद की है क्योंकि करंट की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि करंट के रेट्स में इंडस्ट्री के लिए कटौती की जा सके ताकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। आज अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह तांडुर में ये भी रही है कि कई इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रही हैं। वर्क इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट के चार्जेस इतने हैं, पत्थर में पैसे कुछ बच रहे नहीं। तो जो 5 से 6 फैमिली जो उसके ऊपर जिंदा थे पत्थर की इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के ऊपर, वो आज वापस हो चुके हैं। और एक फैक्ट्री बंद नहीं हुई, 100 फैक्ट्री जो है तांडुर में बंद हुए हैं। और एक मेरा छोटा सवाल था, अभी तांडुर में एमएलए एस्पिरेंट मिस आमिर अब्दुल्ला थे, आपके बड़े भाई साहब, उनकी जगह किसी और को सीट देने का आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरे भाई साहब जो है एमएलए के काफी स्ट्रांग दावेदार थे कांग्रेस से, और ये सच्चाई है। और इसमें हमने 1% भी कोशिश में हमने कमी नहीं की। हमने आखिरी तक कांग्रेस के हाईकमान, आला कमान से बात की, मगर चूंकि पार्टी का डिसीजन था, पार्टी का स्ट्रैटेजिकल डिसीजन था, हमने हमारे मफाद से ज्यादा मफाद आमा जो पब्लिक की आवाम के मफाद में हमने फैसला लिया कि नहीं, आज नहीं, फिर अगले 5 साल के बाद जब आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि आज हिंदू मुसलमान दोनों का साथ में रहना जरूरी है। हो सकता है अगर मेरे बड़े भाई ठहरते भी तो साथ देते, मगर पार्टी ने यह फैसला किया कि मनोहर रेड्डी साहब एक काफी सीनियर आदमी है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका रहना जरूरी है, समझा। और हम पार्टी के डिसीजन से कुछ वक्त तक मायूस थे, मगर पार्टी का जो डिसीजन है उसको कबूल करने वाला है। देखिए, हम कोई दल बदलू आदमी नहीं है। हम लोग अगर पार्टी के साथ हैं तो हैं, अगर हम लोग किसी के साथ नहीं है तो नहीं है। हमारा कोई मौक़िफ़ अलग नहीं है। हम सच्चाई पे लड़ने वाले आदमी हैं, सच्चाई पे रहने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल भैया को टिकट नहीं दी गई, मनोहर रेड्डी साहब को टिकट दी गई। और मनोहर रेड्डी साहब भी कोई हमारे लिए गैर नहीं है, वो भी तांडुर के ही हैं। पब्लिक का पब्लिक टॉक जो चल रहा है कि मनोहर रेड्डी साहब नॉन लोकल है
यहाँ पे लोकल और नॉन लोकल के बीच में कंपटीशन चल रहा है इसका। देखिए, नॉन लोकल लोकल में अगर कंपटीशन चलता तो जो अपने आप को लोकल कह रहे हैं उनको लोकल कहने की जरूरत नहीं होती, उनको लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैं तांडुर का हूं, मेरे को बात जताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है, जो कोई नया नया आकर कोई बोल रहे हैं कि मैं तांडुर का हूं, जोर से बोल रहे हैं मैं तांडुर का हूं, वो बोलने से तांडुर के नहीं होते। और मनोहर रेड्डी साहब तांडुर के ही हैं, पैदा तांडुर में, उनकी फैक्ट्री तांडुर में, उनका कारोबार तांडुर में, उनके भाई तांडुर में। इससे बड़ी सबूत की बात क्या होना कि उनका घर भी तांडुर में है। अच्छा ठीक है। ये और एक मेरा एक छोटा सवाल छूट गया था, जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो तेलंगाना के हैं, अब्दुल सोहेल साहब जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की वजह, इसके पीछे का क्या? देखिए, वजह उनकी निजी हो सकती है। उनकी निजी वजह क्या थी मुझे मालूम नहीं है, मगर वो काफी दुख हुआ वो छोड़े कांग्रेस पार्टी। मगर उनका ये एलिगेशन लगाना, उन्होंने 8 पेजों पे एक एलिगेशन बनाया है जिसमें उन्होंने हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ कुछ बातें लिखी हैं। अगर इनको पहले से मालूम था कि वो आरएसएस के हैं तो उन्होंने हमको धोखे में क्यों रखा? सवाल तो ये भी है। तो ये जो है उनकी अपनी निजी वजूहात की वजह से गए हैं, इससे पार्टी का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना इसका उनके एलिगेशन के लेटर से कुछ होता है। उनका एलिगेशन का लेटर भी उतना ही झूठा है। अगर ये बात अगर हमको पहले बोल दी होती तो शायद हमारा भी मौक़िफ़ बदल जाता, मगर उन्होंने सामने इलेक्शन के बोला है और कांग्रेस पर एलिगेशन लगाए हैं, जबकि इन्होंने कई मरतबा हमारे सामने रेवंत रेड्डी साहब को खैर मकदम इस्तेमाल किया है और हमको बोले हैं कि स्ट्रॉन्ग सदर है, काफी सेक्युलर सदर है, हमारे सामने कहा गया। फिर आज जबकि सियासत इतने उरूज पे है और कांग्रेस भी इतने उरूज पे है, आपका छोड़ने का मकसद कोई निजी ही हो सकता है। ये कोई आपने मुसलमानों के लिए ये और अक़ीदतों के लिए ये इक़दाम आपने नहीं किया, ये बात मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये एक और बात मेरे जहन में आई अभी, जो तेलंगाना में जो 9 मस्जिद हैं जो शहीद हुए टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से बोल के कुछ बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी तक कांग्रेस हुकूमत ने उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना या कुछ उनके लिए कुछ इल्ज़ाम लगाना या कुछ उसके ऊपर एक्शन लेने का अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं करने की वजह क्या है? देखिए, ये बात गलत है कि कांग्रेस ने कुछ कार्रवाइयाँ नहीं की, बल्कि पब्लिक के सामने लाने में सबसे बड़ा कोई रोल अदा की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने मस्जिदों के बारे में अवेयर किया है। बिलखुसूस उस्मान अल हाजरी साहब जो कांग्रेस के एक अहम कारकुन हैं, उन्होंने कई जगह इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इंशाल्लाह जो मस्जिद थी वो मस्जिद बनेगी और इंशाल्लाह बन के रहेगी। ठीक। अब ये तेलंगाना में अगर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो इसके बाद क्या चेंजेस है? देखिए, कांग्रेस हुकूमत जो है आवाम की हुकूमत है। कांग्रेस की हुकूमत हमेशा से आवाम के ही हित में रही है और आगे भी रहेगी। आवाम की जो मुश्किलात हैं कांग्रेस पार्टी जानती है कि क्या क्या मुश्किलात हैं। आज आपके घर के चूल्हे का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने सिलेंडर का वादा कर दिया है। और दूसरा जो बड़ा मसला था इलेक्ट्रिसिटी का, जो आदमी की कमर तोड़ कर रख देता है, वो मसले में कांग्रेस ने कहा है कि 200 यूनिट तक फ्री देंगे। बिलखुसूस हमारे औरतों के लिए जो ट्रैवलिंग का मसला था, जाकर कर्नाटक में मालूम कर लीजिए, अगर है तो किसी को फोन करके मालूम कर लीजिए। मैं जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ कि मेरी बात मत मानिए, फोन कर लीजिए, फोन करके पूछिए कर्नाटक के अगर कोई रिश्तेदार है तो उनके पास ये चीजें इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। औरतों के लिए बस सर्विस फ्री की रखी गई है। नौजवानों के लिए तालीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रखा गया है। एक तो वो सरकारी इदारे भी मौजूद हैं, मगर इसके अलावा भी अगर कुछ सपोर्ट होना है तो पीएचडी तक जो है कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है तलबा को। और ये वही वादे झूठे नहीं है। तारीख मैं इसीलिए हर एक से जो भी मुझसे सवाल करता है, मैं कहता हूँ कि तारीख उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस ने कोई वादा किया और कांग्रेस उस वादे से पीछे हटी नहीं हुआ आज तक।
और इंशाल्लाह आगे होगा भी नहीं, क्योंकि हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे अंदर उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जब थे, उस वक्त की जो सच्चाई हुई है, हमारे अंदर उतनी सच्चाई आज भी है। जो जवाहरलाल नेहरू साहब जब थे, उतनी सच्चाई आज भी है, और उतनी सच्चाई हमारे लीडर राहुल गांधी में है। देखिए, राहुल गांधी जो लीडर है वो क्या चाह रहे हैं लोगों से कि ये जो चीजें हैं, जो हमारा जो गरीब तबका है, जो हमारा परेशान तबका है, उसकी परेशानियां कम हो, इसीलिए उन्होंने 3,500 किलोमीटर पैदल चला, पद यात्रा हुई उनकी, भारत जोड़ो यात्रा। इसका मकसद क्या था? इससे मकसद ये था कि नफरत खत्म, और उसका असर हमने कर्नाटक के इलेक्शन में देखा है। कर्नाटक के इलेक्शन में हमने देखा कि कैसे मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस को जिताया, इक़्तिदार पर लाया। क्योंकि देखिए, नफरत ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती और मोहब्बत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। तो इंशाल्लाह अगर से अल्लाह चाहे तो तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत आएगी बोलो? नहीं, पक्का आ रही है। बल्कि मैंने स्टेट का टूर किया है, हर जगह, हर गांव, हर कस्बे से, हर छोटी गली से बस आवाज़ें इंशाल्लाह कांग्रेस की ही है और कांग्रेस की ही रहेंगी। क्योंकि इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो नुकसानकुन बात रही कि आज तेलंगाना शराब के कंजम्पशन में दूसरा बड़ा स्टेट है। और कई लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो तेलंगाना को आज जितने डायलिसिस सेंटर हैं उससे 2 गुना ज़्यादा डायलिसिस सेंटर खोलने होंगे। और ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी, डेवलपमेंट ख़त्म कर देगी, तो आईटी सेक्टर जो सबसे पहले जो लाई, कांग्रेस ही लाई। और सबसे पहले कंप्यूटर जो लाने वाले थे हिंदुस्तान में, वो राजीव गांधी साहब थे। तो कांग्रेस कभी भी आईटी सेक्टर को कमज़ोर करेंगे, बल्कि आप यकीन जानिए कि कांग्रेस के प्लान इतने बड़े हैं आईटी सेक्टर को लेकर कि इंडिया दुनिया में आईटी सेक्टर में सबसे पहला मुकाम इंशाल्लाह हासिल करेगा। अभी रिसेंटली कर्नाटक का में जो इलेक्शन हुआ उसका इम्पैक्ट तेलंगाना में कुछ होगा? तेलंगाना के सभी भाइयों को, हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों को एक पैगाम कर्नाटक के भाइयों ने दिया है, मोहब्बत की जीत होगी और नफरत की हार होगी। और ये बात उतनी सही मेरे को मालूम हुई जब मैं कर्नाटक को गया तो सभी लोगों ने वहां पर नफरत का नामो निशान आज मिट चुका है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की बुनियाद में मोहब्बत है, इसको नफरत से हिंदुस्तान को जीता नहीं जा सकता। और ये जो लोग कह रहे हैं कि केसीआर और टीआरएस जो है सेक्युलर पार्टी है, कि टीआरएस एक सेक्युलर पार्टी नहीं है और उनके साथ जो कर रहे हैं वो भी लोग सेक्युलर नहीं है। अगर वो सेक्युलर होते तो इंडिया अलायंस में ज्वाइन कर लेते, मगर उन्होंने इंडिया अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बताया कि वो किस तरफ है। अभी आमिर, आपके बड़े भाई साहब आमिर अब्दुल्ला जो थे तेलंगाना तांडुल के एमएलए एस्पिरेंट, उनको टिकट नहीं देके मनोहर रेड्डी को देने की वजह और इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, मैं कहूँगा राज तो कुछ नहीं है, मगर मेरे भाई साहब आमिर अब्दुल्ला साहब जो है काफ़ी मजबूत कांग्रेस से एमएलए के लिए दावेदार थे। मगर पार्टी ने ये फैसला किया कि टिकट आमिर अब्दुल्ला को, मेरे भाई को नहीं दी जाएगी और मनोहर रेड्डी के हक में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। ये फैसले के भी मुखालिफत हमने सेंट्रल लेवल पे की, मगर हम बिलखुसूस इस मिट्टी के मफाद में, हिंदुस्तान के मफाद में, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस को जीतना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई भी अगर है तो जीतते थे, मगर इसके पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिकल डिसीजन ये पार्टी का रहा, इसलिए कि जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन के खिलाफ कुछ पार्टियां जिनका मकसद वोट काट कर उनकी जो दोस्त जमात है बीआरएस, उसको फायदा पहुंचाना है, और बीआरएस का जो मकसद है वो ये है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो हमने इनडायरेक्टली ये मामला बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखा, तो हमने कौम के मफाद में हमारी
जो सीट थी वो कुर्बान की, और उसका हमको 1% भी गम नहीं है। कौम का जब मामला आता है तो हम ये कुर्बानी देंगे, और अगर आगे भी आया तो ये कुर्बानी देंगे, अगर ये लोगों के मफाद में हो तो, लोगों के फायदे में हो तो। अभी तेलंगाना में जो पब्लिक का जो खिंचाव कांग्रेस के ऊपर चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोग हुकूमत को चेंज करने से पहले यूं ही हुकूमत चेंज नहीं होती, हुकूमतें यूं ही नहीं बदलती। इसके पीछे बदनवानियाँ, लोगों के साथ की गई नाइंसाफी शामिल है। आप लोगों ने देखा कि 2014 से लेकर 2023 तक जो जुल्म एक आम आदमी पर बढ़ा है। बीआरएस वालों का एलिगेशन है कि कांग्रेस माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए सपोर्ट नहीं करेंगी, ये बात बिल्कुल झूठ है। और ये बात उतनी ही झूठी है जितनी 12% रिजर्वेशन का वादा झूठा है। देखिए, अगर कांग्रेस अक़लियतों के सपोर्ट में नहीं रहती, अगर सपोर्ट की बात नहीं करती, तो उसका मौक़िफ़ क्लियर होता और कह देते। मगर एक छोटी सी मिसाल है कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में, और मुसलसिल सारे हिंदुस्तान को पैगाम दिया कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत किसके साथ हो रही थी? क्या नफरत अक्सरियत ही लोगों के साथ हो रही थी? अक्सरियत फिरके के साथ हो रही थी? नहीं हो रही थी। नफरत तो अक़लियतों के साथ हो रही थी। तो एक आदमी आपके लिए 3500 किलोमीटर चल रहा, तो फिर अभी मजीद उसमें प्रूफ देने की क्या बात है? किसके लिए चला? अक़लियतों के लिए ही चला, ताकि ये मुल्क में जो नफरत है वो नफरत ख़त्म हो, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, और सोसाइटी के अंदर एक चेंज आए, जो कि 1947 15 अगस्त को आया था। जब आज़ादी हुई थी तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर आज़ादी हासिल की थी। तो वो आज भी मुल्क, मैं मुसलसल ये अपनी तकरीरों में कह रहा हूँ कि आज भी मुल्क गुलाम है नफरतों का, और उन नफरतों को मिटाना ज़रूरी है। इसलिए ऐसी जमात, ऐसी पार्टी को आगे लाएं जो नफरत को मिटाने का काम कर रही है और करती रही है। और राहुल गांधी जैसे एक सेक्युलर लीडर हैं, जो रेवंत रेड्डी साहब जैसे एक सेक्युलर लीडर हैं, उनके हक में आप सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें, ताकि हमारा जो प्यारा वतन है हिंदुस्तान फिर से वही प्यारा वतन बन जाए जो आज से पहले दो था। आखिरी में एक सवाल है आपसे, अभी कांग्रेस तेलंगाना की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तेलंगाना की आवाम बिलखुसूस अक़लियतों से गुजारिश करता हूँ कि इस दौर में जबकि नफरत उरूज पर है और माशी निज़ाम सारे हिंदुस्तान का धर्म बरहम हो चुका है, ऐसे वक्त में आप उनका साथ दें जो सच्चाई पर हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं, और उनका साथ दें जो आपके रोज़गार के लिए मौके फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे सच बोलते हैं, आपके लिए कोई ऐसी के महलों में नहीं बैठते, आपके लिए रोडों पर निकलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। वैसी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को आपका सपोर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि आज हमको हमारा वतन बचाना है। वतन नफरतों का गुलाम हो चुका है, वतन में नाइंसाफियाँ हैं, वतन में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को और नाइंसाफियों को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। बिलखुसूस अक़लियतें और सभी जमातें, सभी लोग जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, आज हम सबको भाईचारगी का एक पैगाम सारे हिंदुस्तान को देने की ज़रूरत है, सारी दुनिया को देने की ज़रूरत है कि हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। और इंशाअल्लाह फिर ऐसी एक हुकूमत बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान में देगी। और मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस को भारी अक्सरियत से जिताएं, और तेलंगाना में कांग्रेस को सपोर्ट करें, हाथ के निशान में सपोर्ट करें।